एक हाई प्रोफाइल कत्ल हो जाता है। किरदार क्या था नवीद उर्फ नीदी का? उसका तरीका वारदात ये था कि जब भी वो कोई वारदात करता था तो वो एक हवाई फायर करता। बच्चा यहाँ लाहौर पढ़ने के लिए आया था, वो फोन पे कॉल सुन रहा है किसी की, 2 डाकू आते हैं, एक का नाम है नवीद उर्फ नीदी और दूसरे का नाम है सोनी। ये वो दौर है जब हम बैंक बंद करवा दिया करते थे अगर सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं होता था, बेकरियां दुकानें बंद करवा दिया करते थे अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। पुलिस के पास किसी शख्स को भी अरेस्ट करके 23 घंटे 59 मिनट्स का वक्त होता है। इतना मुख्तसर वक्त होता है कि इसमें आप तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकते। नवीद उर्फ नीदी और सोनी इकट्ठे बंद है और अब हम केस की तैयारी कर रहे हैं। नवीद उर्फ नीदी फरार हो जाता है। आप लोगों की हिरासत से वो फरार ऐसे हुआ, पाँव को कड़ियां लगी हुई थी और उनको लगा हुआ था चाइना का ताला। वो कहीं कारपेट ऐसे करके हिलता है, उसके नीचे से एक चाइना की चाबी निकलती है। 12-14 घंटे की मेहनत के बाद ताला खुल जाता है। जब आपको पता लगा आपके क्या तासुरात हुए उस वक्त? कॉल रिसीव होती है 4:45 बजे। इतना लफ्ज़ कहता है कि सर जी बच गया जी। कौन पजे या नहीं जैसे? मैं अपने बेड से गिर जाता हूँ। मुझे अब हथकड़ियाँ नजर आ रही, मुझे भी अब हवालात नजर आ रहे, मुझे अपनी इज्जत दांव पे लगी नजर आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी। नाजरीन, मेरे आज के मेहमान साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि नवीद उर्फ निधि क्या किरदार था, कैसे लाहौर के लिए दर्दे सर बना रहा और कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर अपनी जान पर खेलकर इस किरदार को गिरफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को ना सनसनी सुनने की आदत पड़ चुकी है और जो ये ओल्ड स्टोरीज़ हैं ये लोगों को अब शायद फिल्मी कहानियाँ लगती हैं, लेकिन जितने भी किरदार जो जुर्म से वाबस्ता हैं उनकी कहानियाँ यकीनन सनसनी खेज़ भी होती हैं और वही फिल्मी किरदार भी बनते हैं। आपने नवीद उर्फ निधि का जिक्र किया तो फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। नवीद उर्फ निधि इलाका थाना है लिटन रोड। मैं हूँ SHO ओल्ड अनारकली और मेरे SP हैं मोहम्मद एहसन यूनुस जो इस वक्त MD हैं सेफ सिटी अथॉरिटी। जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है, कोई संगीन नौइयत का जुर्म होता है तो वहाँ पे तकरीबन इलाके के तमाम SHOs और CIA ये सब लोगों का वहाँ पे विज़िट होता है और वो सब जाके उस हाई प्रोफाइल केस को ज़रूर विज़िट करते हैं। तो मैं भी उन लोगों में शामिल था और मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए या इसे आप कह लीजिए कि जो भार ज़्यादा उठाता हो उसको उस पर लाद दिया जाता है। तो मुझे मोहम्मद एहसन यूनुस साहब ने हुक्म दिया कि ये केस भी आपने ट्रेस करना है। इसी असना में एक नवीद उर्फ निधि मर्डर करता है, हाई प्रोफाइल। वो साबिका IG थे उस दौर में। ये 2007 का वाक़या है, ठीक है। और उनके क्लास फेलो का बेटा कत्ल हो गया। उस वक्त के IG के क्लास फेलो का बेटा कत्ल हो गया। कत्ल हो गया। ये हाई प्रोफाइल केस था। सब लोग सर जोड़ के बैठ गए और उन सर जोड़ने वालों में मैं भी शामिल था। मुझे हुक्म मिल गया कि आपने इसको ट्रेस करना है। इसी असना में एक और मर्डर हो गया। एक बेकरी थी, वो भी लिटन रोड के इलाका में थी। वहाँ पे बेकरी का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। तो ये ऊपर तले 2 वाक़यात पेश आ गए। इन दोनों वाक़यात को मैं भी अपने तौर पे कोशिश कर रहा था कि इन्हें हल करूं। मेरे पास जो कत्ल हुआ था, ज़वार ने कत्ल किया था। ज़वार शाह उसका नाम था, ठीक है। उसने एक मोबाइल स्नैच किया था। उस मोबाइल का IMEI नंबर जो था वो हमारे पास मौजूद था। मैं उस पर काम कर रहा था। ये एक रैंडम कत्ल किसी का हुआ? हाँ, ठीक है। मेरे पास उसका IMEI नंबर था। मैं अपनी टीम के साथ उस पर काम कर रहा था। हमें शौक था काम करने का। जिसके ऊपर आप पहले से केस में काम कर रहे थे, उसके बाद 2 कत्ल मजीद हो गए। 2 कत्ल हो गए। ये एक ज़वार कत्ल करता है लिटन रोड के इलाका में, ठीक है। और एक ये हाई प्रोफाइल कत्ल हो जाता है, नवीद उर्फ निधि कत्ल कर देता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी शख्सियत का बेटा है, ठीक है, और जो उस वक्त की IG साहब का क्लास फेलो था, ठीक है। ये 2 केसेस अब यकमुश्त इकट्ठे हैं और इन दोनों पे मैं अपने तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो लिटन रोड वाला कत्ल है, इसमें एक मोबाइल फ़ोन जो है वो स्नैच हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं समझ रहा हूँ कि ये पहले मैं आपके गोश गुजार कर दूँ।
वो जो मोबाइल फ़ोन स्नैच होता है, वो मोबाइल फ़ोन वो जो ज़वार नामी लड़का है, वो अपने घर ले जाके उसको फेंक देता है, परेशानी के आलम में। हादसा पेश आ गया था, कत्ल हो गया था, लिहाजा उसके औसान ख़ता थे। वो मोबाइल फ़ोन उसकी बीवी ने उठाया और उठा के कपड़ों की अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया, क्योंकि बीवी को नहीं पता था कि ये फ़ोन कहाँ से आया है, और बीवी को फ़ोन की ज़रूरत भी थी। उसने अपने तौर पे वो फ़ोन इसलिए छुपा दिया कि जब वक्त आएगा तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी। और फिर एक दिन ये नवीद के साथ कहानी इसलिए जुड़ती है कि नवीद हमने कैसे ट्रेस किया। अब वो जो ज़वार है वो परेशान है, बीवी उसका मोबाइल फ़ोन छुपा देती है और फिर कुछ दिनों बाद वो मोबाइल फ़ोन वहाँ से निकालती है। और ये है 7 अप फाटक के करीब का इलाका। ठीक है। वहाँ पे उसके मैका है। वो अपने मैके जाती है, अपने मामू से कहती है कि मुझे एक अदद सिम चाहिए। मामू कहते हैं कि तुम्हें सिम किस लिए चाहिए? कहती मेरे पास फ़ोन है, मैं वो फ़ोन में सिम इंसर्ट कर लूँगी। अब वो मामू उसे अपने नाम पे एक सिम ला के देते हैं और वो उसे इंसर्ट करती। तब सिमें बड़ी बआसानी मिल जाती, नहीं बिल्कुल। कोई ऐसी जांच पड़ताल और ऐसा कोई थंब इम्प्रेशन या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। अब वो एक टेस्टिंग कॉल करती है उस फ़ोन से अपने ही मैके के लैंडलाइन नंबर पे, फ़ोन टेस्ट कर रही है सिम की एक्टिवेशन देखने के लिए कि सिम उसकी चल रही है। जी, और फिर फ़ोन ऑफ कर देती है। मेरे पास डेटा आ जाता है उस लैंडलाइन नंबर का कि ये इस इमी नंबर से, और ये वही मोबाइल है जो स्नैच हुआ है, जिसमें मर्डर लिटन हुआ रोड है। से। जी, लिटन रोड से जिसमें मर्डर हुआ है। लिहाजा मैं उस पर काम शुरू कर देता हूँ। इसी असना में नवीद उर्फ निधि जो है वो भी कत्ल कर देता है। हाई प्रोफाइल कत्ल है वो भी। ठीक है। और वो तो बराह रास्त मुझे हुक्म मिल जाता है कि आपने ये ट्रेस करना है। जी, 15 दिन तक हम दिन रात कोशिश करते हैं। उन दिनों में एक तहरीक चल रही थी, एंटी मुशर्रफ तहरीक थी वो, और मैं उसमें बहुत मसरूफ़ था। मेरे एरिया में लॉयर्स की रैलीज़ हुआ करती थी, जलसे जुलूस होते थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं ये सारे मामलात को ख़ुद से लुक आफ्टर करूँ। नबील ख़ान थे मेरे पास, उस वक्त वो गालबन हेड कांस्टेबल थे, वही मेरी टीम के मेंबर थे। उनके साथ 1-2 लड़के और थे, उनको मैं 3-4 और लड़के जो है वो उनके साथ अटैच कर देता हूँ, और ये पूरी की पूरी टीम अब तलाश कर रही है उस इमी नंबर से जो कॉल हुई है लैंडलाइन पे, और वो 15 दिन तक हमें ट्रेस नहीं होती। अब एक हाई प्रोफाइल केस आ गया है और अफसरान का बड़ा ज़ोर है इस बात पे कि ये तो अब आपने ट्रेस करना है और फौरी ट्रेस करना है। मैं वहाँ पे एक बड़क मारता हूँ। अफसरान कहते हैं कि ये तो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर केस ट्रेस चाहिए। समझ रहे हैं ना, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रायोरिटीज पंजाब, आपकी चेंज हो गई कि अब हमने पहले हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करना है। तो वो आईजी पंजाब का क्लास फेलो है, उसका बेटा कत्ल हो गया है, और ये तो बड़ा मसला बन गया है। मुझ पे बड़ी सख्ती करते हैं मोहम्मद हसन यूनुस साहब कि मुझे ये केस ट्रेस करके दो। मीटिंग है, मैं मीटिंग में मोहम्मद हसन यूनुस साहब से कहता हूँ कि जी एक लड़का है, सब इंस्पेक्टर है, वो है आजकल पंजाब कांस्टेबलरी में डेपुटेशन पे। वो लड़का अगर आप मुझे दे दें तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये केस ट्रेस कर लूँगा। बल्कि जो मैं पहले से जिस केस पे काम कर रहा हूँ, वो जो बेकरी का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हुआ है, वो भी ट्रेस कर लूँगा। वो कहते हैं क्या उसके पास कोई अलादीन का चिराग है? मैं कहता हूँ सर अलादीन का चिराग तो नहीं है, मैं रिलाय बहुत करता हूँ, जिस काम पे उसे लगा दिया जाए वो करता है। मैं पिछले 15 रोज़ से कोशिश कर रहा हूँ दिन रात बेकरी वाले केस पे, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रहा। वो लैंडलाइन नंबर है और वो मिल नहीं रहा, मैं खुद जा नहीं सकता। खैर, वो कहते हैं मुझे कि भाई ऐसे लग रहा है कि आप वो जो पीसी का सब इंस्पेक्टर है उसको रिलीफ देना चाहते हैं, आप उसे अपने पास वैसे लेके आना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ दिन ये ज़रा आराम कर ले। मैंने कहा जी आपने मुझे एक अल्टीमेटम दिया है, मैं उस अल्टीमेटम पे पूरा उतरूँगा, आप बुलवाएं और फिर आप देखें कि हम कैसे काम करते हैं। अब वो है
वो मैं वही आपसे पूछूंगा कि वो कौन सा सब इंस्पेक्टर जिस पे आप इतना रिलाई कर रहे हैं कि वो मुझे दे दें, मैं अब दोनों केस आपको सोल्व कर दूंगा। उसका वो एक अच्छा सबॉर्डिनेट है। जो काम उसको सौंप दिया गया वो वापस नहीं आता था उस वक्त तक। उसने पहले भी मेरे साथ काम किया हुआ था, वो उस वक्त तक वापस नहीं आता था जब तक वो उसे हल नहीं कर लेता था। ठीक है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है कि मैंने उसको कहाँ पे एवेल्युएट किया था, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी। अगर आप फिर मौका देंगे कभी जी ज़रूर, इस इंशाल्लाह करेंगे। गुफ्तगू करने का, तो हम आपको एक और बहुत बड़ा केस बताएंगे। वो भी बहुत बड़ा केस है, उसमें जान हथेली पे रख के काम किया नबी बख्श ने। मैंने नबी बख्श को वही पर्ची थमा दी जिस पे वो लैंडलाइन नंबर था। नबी बख्श भट्ट। नबी बख्श भट्ट इंस्पेक्टर हैं ये आजकल। मैंने उन्हें वो पर्ची थमा दी। मैंने कहा भट्ट साहब, ये दो मामलात हैं। एक तो ये मैं जिस पे पहले से काम कर रहा हूँ, जिसकी क्लू हमारे पास मौजूद है, और एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। दोनों थाना लिटन रोड के हैं, ऑल्दो मेरी जुरिस्डिक्शन के नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी हमारे लिए मतलब हमें सौंपी गई है। भट्ट साहब कहते हैं जी ठीक है। अब वो जो पर्ची है जिस पे वो लैंडलाइन नंबर है वो लेके नबी बख्श भट्ट साहब रवाना हो जाते हैं। और कोई 4 से 6 घंटे के बाद वो जो पिछले 15 रोज से लैंडलाइन नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था, मुझे नबी बख्श भट्ट साहब का फ़ोन आता है कि सर मैंने वो लैंडलाइन नंबर ट्रेस कर लिया। मैं उनको शाबाश देता हूँ। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने। कैसे ट्रेस किया? ये लड़के तो फेल हो रहे थे पिछले 15 दिन से लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर वो जिस जगह पे वो फ़ोन लगा हुआ था, जिस एड्रेस पे, वो उस एड्रेस पे नहीं था। उन दिनों में फ़ोन ट्रांसफ़र हो जाया करते थे, एक जगह लगा हुआ है वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत आसान था, 500-1000 रुपये में। 2007-8 में चीज़ें थी। जी बिल्कुल। अब सर वो जिस घर में लगा हुआ था, नबी बख्श भट्ट साहब ने वो घर ट्रेस कर लिया। मैंने उन्हें कहा जी बहुत अच्छे, क्या फिर अब अगला लाह अमल क्या है आपका? उन्होंने कहा जी मैं अगली भी सारी प्लानिंग मुकम्मल करके आ गया हूँ। मैंने कहा क्या किया? कहते जी मैं आ रहा हूँ, आके आपको बताता हूँ। अब नबी बख्श भट्ट साहब मेरे पास वापस आ गए। उन्होंने कहा जी मैं उस घर में चला गया था, मुझे वहाँ पता चला कि उस घर की एक लड़की है, उसकी शादी हुई है और वो रहती है मजांग वाली साइड पे। उसका खामन और वो दोनों मजांग वाली साइड पे रहते हैं। ये जो कत्ल हुआ है ये लिटन रोड के इलाके में, मजांग बहुत करीब है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे यकीन है कि ये उसी तरफ बात जाएगी। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे एक कहानी डाला है। अब वो कहानी बड़ी मज़ेदार थी और वो कोई समझदार आदमी कर सकता था। नबी बख्श भट्ट साहब ने उस लड़की के ससुराल अपना मैके में, यानी कि उसके घर में कहा कि आपकी बेटी का पहला खामंद हमारे पास थाना पुरानी नारकली में एक दरख्वास्त लेके आया कि ये तो मेरी बीवी है और उसके वालिदैन ने कहीं और शादी कर दी है, वो तो मेरी मनकूहा है, तो ये तो बहुत बड़ा केस है, आपकी बेटी तो फंस जाएगी और आप लोग भी फंस जाएंगे। यानी कि मुकम्मल एक कहानी ड्रॉ की और वो वहाँ पे डाल के आ गए। मैं कहा यार ये तो तुमने कमाल कर दिया। कहते सर बस समझे कि वो पहुँचे के पहुँचे। अब हमने प्लानिंग कर ली क्योंकि हमें इस बात का यकीन था कि ये जो इसका हस्बैंड है यही कातिल है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन का ट्रेस लड़की ने यूज़ किया ना, उसके बाद उनकी घरों की लोकेशन जो आपस में काफ़ी करीब थी, करीब आ गई हैं। मैंने कहा वो नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। अब उसे हमने ट्रेस करना है। टीमें लगा दी गई थाने के बाहर प्राइवेट ड्रेस में, और वही बात हुई कि 2-1 घंटे के बाद वो पूरी की पूरी फैमिली थाना ओल्ड अनारकली आ गई, रोते पीटते हुए कि जनाब ये तो ज़्यादती हुई है हमारे साथ, हमारी बेटी की तो हमने एक ही शादी की है और वो खुशो खुरम रह रहे हैं, ये हम पे किसी ने झूठा इल्ज़ाम आयद किया। अब मैं बैठा हूँ, नबी बख्श भट्ट मेरे साथ नहीं है, ये बाहर टीम के साथ इंतज़ार कर रहा है। नबी बख्श भट्ट ने मुझे बताया बजरिया फ़ोन कि सर लड़की रिक्शे पे आई है और जो साथ इसके आए हैं सर वो अलग रिक्शे पे आए हैं, उनमें से एक बंदा मोटरसाइकिल पे भी आया है। तो लड़की अलग रिक्शे पे आई है, ये 3 लोग जो आए हैं लड़की की माँ, ये अलग अलग आए हैं सब।
मैंने कहा ठीक है, बस आप निगरानी करें, अगला देखते हैं। खैर उन्हें मैंने सारा बताया कि जी एप्लीकेशन है, मैं बुलवा लेता हूँ आपके जो जिसने इल्ज़ाम लगाया है, जो मुद्दई है, जिसने दरख्वास्त दी है, तो वो आ जाएगा, फिर मैं आपको भी बुलवा लूँगा और फिर आप लोग आ जाइएगा। उनके मैं नंबर शंबर ले लेता हूँ, सारे राब्ते ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ और उन्हें मैं रवाना कर देते हैं। लड़की थाने से बाहर निकलती है, उसकी जो वालदा है और उसके और जो दो साथ मर्द थे वो एक रिक्शा में बैठते हैं, एक जानिब रवाना हो जाते हैं। वो लड़की रिक्शा में बैठती है, दूसरी जानिब रवाना हो जाती है। वहाँ पे नबी बख्श भट्ट और जो टीम बाहर लगाई गई थी वो उनका पीछा करते हैं। उस खातून का, उस लड़की का, उस लड़की का जो एक अलग रिक्शे में है, वो लड़की तकरीबन जैन मंदिर क्रॉस करके रिक्शा छोड़ देती है और वो पैदल हो जाती है। अब ये एक ऐसा पॉइंट था कि जिसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी था कि ये पैदल क्यों हो गई। अगर इसने मंजिले मकसूद पे पहुंचना था तो इसे रिक्शा में ही जाना चाहिए था। खैर वो उतर गई। अब ये लोग और ज़्यादा अलर्ट हो गए। एन उस वक्त कि जब वो लड़की उतर के चबुर्जी चौक से थोड़ा पहले वहाँ पे एक मोटरसाइकिल खड़ा था और वो उसका खामन था जो उसके इंतज़ार में खड़ा था, जिसके साथ उसका टाई अप हुआ था कि जब तुम थाना से फारिग हो जाओगी तो इस पॉइंट पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एन उस वक्त जब वो लड़की उस मोटरसाइकिल पे सवार हुई तो नबी बख्श भट्ट ने और टीम ने उसको लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे एक तफ्तीश का तरीकाकार है जो कि ज़रा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, जो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए पुलिस अमूमन टॉर्चर की तरफ जाती है और वही एक रवायती तरीका है तफ्तीश का। टीम के सुपुर्द कर दिया जाता है। उस लड़के का नाम है जवार शाह और इसने एक सिक्योरिटी गार्ड को मर्डर किया, लिटन रोड के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड जी, बेकरी के सिक्योरिटी गार्ड को। तफ्तीश होती है, वो कुछ नहीं बताता, ये बड़ा टॉर्चर करते हैं उसमें। मैं नबी बख्श को भेजता हूँ, मैंने कहा जी तुसी भी को थोड़ा जा अपने जिस्म नूं तकलीफ दियो, जाए और जाके तफ्तीश को फाइनल करे ताकि इसको वाइंड अप किया जाए। अभी वो इतना इंपॉर्टेंट केस जो नवीद वाला वो पेंडिंग आ रहा है, जिसके लिए जनाबे वाला आपको मैंने यहाँ पे बुलवाया, जिसके लिए आप पंजाब कांस्टेबल से तशरीफ़ लाए हैं, उस पर हमने काम कर रहा है। ये तो हमारा पहले से मैं काम कर रहा था, तो ये अल्लाह ने मदद कर दी है। वो खैर जाते हैं, वो कहते हैं जी कि मुनिया बड़ा मारे है। वो कहता जी कि मैनू नहीं पता मोबाइल फ़ोन कितों आया। अब एक औरत है, उस पर आप टॉर्चर नहीं कर सकते और उससे हमने पूछा भी नहीं कि मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया। वेरएस जो बाद में उसकी कहानी निकली कि वो परेशानी के आलम में आया था और आके उसने मोबाइल फ़ोन अपने बिस्तर पे यूं फेंक दिया था, बीवी ने उठा के अलमारी में छुपा दिया था। मैं चला जाता हूँ, रात गए, मैं खैर उसको बुलाता हूँ। अब उसका नाम है जवार शाह। ठीक है। मैं लड़कों से कहता हूँ कि यार चाय शाय लेके आए, कोई साथ को बिस्किट विस्किट लेके आए, थका हुआ हूँ दिन भर का ड्यूटी करके लॉ एंड ऑर्डर की, तो कुटैल सेवा करें। खैर चाय आ जाती है, मैं जवार शाह को भी चाय पिलाता हूँ। साथ की चेयर पे मेरे नबी बख्श भट्ट इंस्पेक्टर बैठा हुआ है और सामने मैंने कुर्सी पे बिठाया हुआ है जवार शाह को। चाय की प्याली उसे भी देता हूँ। उसके बाद उसे कहता हूँ कि बेटा इधर आओ, कुछ फासले पे है। उसको अपने साथ यहाँ पे नीचे ज़मीन पे बिठा लेता हूँ, उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम मुलाई हो? वो कहता है जी सर मैं मुलाई हूँ। मैंने कहा गाजी अब्बास को मानते हो? कहता है जी मैं गाजी अब्बास को मानता हूँ, गाजी अब्बास का मानी हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि देखो बात इस तरह से है कि तुमसे हो गया एक बहुत बड़ा वकूआ, तुम कर बैठे हो कत्ल, ये जल्लाद है, मार मार के ये तुम्हें अपहज कर देंगे। मोबाइल फोन तुम्हारे घर से रिकवर हो चुका है, बात कोई छुपी हुई नहीं है, तुम्हें इस कत्ल के मुकदमे में चालान करना कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम ट्रेस हो गए, अब बता दो। यानी अपने लिए भी आसानियां पैदा करो और हमारे लिए भी। जब मैं उसे ये गाजी अब्बास का वास्ता देता हूँ और उसे ये यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ इसके बाद कोई ज़्यादती नहीं होगी, इसमें तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती,
वाकया बहुत बड़ा हो गया है, ये अब तुमने भुगतना है। लेकिन अगर तुम सच बताओगे और अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो हो सकता है खालिक कायनात तुम्हें माफ़ कर दे और मौला तुम्हारी मदद करे और गाजी अब्बास भी तुम्हारी मदद करे। वो रोने लग जाता है, वो ज़ारो कतार रोता है। नबी बख्श भट्ट मेरे तरफ देखता है और कहता है सर ये ब्रेक हो गया, और वो वाकई दिली तौर पे ब्रेक हो गया। उसने फिर वो सारी स्टोरी बताई कि कैसे वो वाकया पेश आया था। मैंने मोबाइल स्नैच किया, गुत्थम गुत्था हो गए, मुझे उसने काबू कर लिया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए फायर कर दिया, जो फायर उसकी टांग में लगा और उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो गई। ये डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो गया। वो डकैती मज़ाहमत पे कत्ल हो गया। ये केस ट्रेस हो गया, हमने हैंड ओवर कर दिया इन्वेस्टिगेशन विंग लिटन रोड को कि ले जनाब ये हंडिया तैयार है, अब आप इसका केस मुकम्मल कीजिए। अब हमारे लिए टास्क है नवीद उर्फ नीति, यानी आईजी पंजाब के दोस्त के बेटे का कत्ल। आईजी पंजाब के दोस्त के बेटे का कत्ल। उसका भी मोबाइल स्नैच हुआ है, वो भी कत्ल हुआ है। वो भी कत्ल हुआ है और उसके सीने पे फायर लगा है। वो बच्चा यहाँ लाहौर पढ़ने के लिए आया था और जिस जगह पे उसका कत्ल हुआ है वो एक बस स्टॉप है लिटन रोड पे, जो सीधी आगे शादमान को रास्ता जा रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, जेल रोड कहते हैं। बिल्कुल जेल रोड पे वो फोन पे कॉल सुन रहा है किसी की। 2 डाकू आते हैं, एक का नाम है नवीद उर्फ निधि और दूसरे का नाम है सोनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जोई साहब। नवीद उर्फ निधि जब उससे मोबाइल स्नैच करता है तो वो नशे में धुत है। उसका तरीका वारदात ये था कि जब भी वो कोई वारदात करता था तो वो एक हवाई फायर करता था, ऐसे ही पैनिक क्रिएट करने के लिए, खौफजदा करने ताकि कोई आगे से मज़ाहमत ना करे कोई या मज़ाहमत ना कोई जो है वो उसे रोकने की कोशिश ना करे। एग्जैक्टली वो फायर करता है और अब वो नशे में उसका शायद हाथ लड़खड़ाता है या क्या होता है, वो गोली सीधी उसके बच्चे के सीने पे लगती है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये तो था वो वाकया। अब हमने नवीद उर्फ निधि को कैसे ट्रेस किया? हमने उसको ट्रैक बैक किया सीसीटीवी की मदद से, फुटेजेस की मदद से, बैंकों की सीसीटीवी फुटेजेस, बेकरियों की सीसीटीवी फुटेजेस, कि मोटरसाइकिल या कोई भी सवारी है जो यहाँ तक आई है, ये टाइमिंग है, उस टाइमिंग को मैच करते 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 ट्रैक बैक करते हुए हमें एक मोटरसाइकिल स्पॉट हो गई जिस पे 2 लड़के सवार थे। उस वक्त सीसीटीवी कैमरा जो है वो इतने एक्सेसिव नहीं थे, नहीं बहुत जी, कम जगहों पे नहीं होते नहीं थे। नहीं सर, ये वो दौर है जब जबरदस्ती नोटिसेस दे के एसएचओस को ऑर्डर मिला था कि अगर बैंक के बाहर, किसी बेकरी के बाहर, किसी बड़ी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। ये वो दौर है जब हम बैंक बंद करवा दिया करते थे अगर सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं होता था। ये वो दौर है जब हम बेकरियां, दुकानें बड़ी बड़ी ये बंद करवा दिया करते थे अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, शटर डाउन कर देते थे। ये वो दौर है और बड़ी तेज़ी से सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लग रहे हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि ये हम ट्रैक करते 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 अंदरून शहर पहुंच जाते हैं। वो मोटरसाइकिल अंदरून शहर पहुंच गई है। यहाँ पे मेहनत है टीम की और टीम के सरबराह इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट की। ठीक है, मैं तो कमांडर हूँ, एसएचओ हूँ, अपनी मसरूफियात में हूँ। काम करने वाली टीम है इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट और उनकी टीम आ गए और उनकी टीम, और वो लम्हा ब लम्हा मुझे इस बात से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जनाब अब हम ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये कर लिया है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर मुझे नबी बख्श भट्ट जो है वो रात को 1:30-2 बजे का टाइम होगा, वो आके बताते हैं कि जनाब जहाँ तक हम पहुँचे हैं उस एरिया में एक लड़का रहता है, उसका नाम है नवीद उर्फ नीति। हम उसका पड़ताल करते हैं तो नवीद उर्फ नीति क्रिमिनल है।
ये रैंडम अभी तक अभी तक रैंडम सोच है कि भी रैंडम कि डाकू है। उसके साथी जो है उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन हो, उसका मुकदमा वार हो तो पता चल जाए, लेकिन अब हमें वो चेहरे जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, जिसका नवीद उर्फ नीदी को इल्म नहीं है। नवीद उर्फ नीदी कहाँ का रहने वाला है? नवीद उर्फ नीदी रहने वाला है चुंगी अमर सिद्धू का। जिस जगह की खबर हमें मिल रही है वो है सोनी, उसका जो अकम्पलिस है, जो उसका साथी है। ये वारदात करके जो मोटरसाइकिल जाती है ये सोनी के घर जाते हैं, अंदरून शहर में। अंदरून शहर। ठीक है। वहाँ से हमें एक टिप मिल जाती है, फिर हमारे इन्फॉर्मर्स भी इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। एंड वन गुड डे, लकीली इन नेक्स्ट 24 आवर्स नवीद उर्फ नीदी हम अरेस्ट कर लेते हैं। नवीद उर्फ नीदी पे हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस क्यों मजबूर होती है किसी भी शख्स को, किसी भी मुजरम को हब्से बेजा में रखने के लिए, कि पुलिस के पास किसी शख्स को भी अरेस्ट करके 23 घंटे और 59 मिनट्स का वक्त होता है अदालत में पेश करने के लिए जिस्मानी रिमांड। और ये इतना मुख्तसर वक्त होता है कि इसमें आप तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकते। और फिर फाइनली जब आप किसी मुल्ज़म को अदालत में पेश करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है 2 दिन का रिमांड, 3 दिन का रिमांड। ऑल दो रिमांड 14 दिन का पुलिस ले सकती है, लेकिन रिमांड मिलता है 2 दिन का। क्या आप प्रोग्रेस करके आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट रिमांड मिलेगा। लिहाजा पुलिस को फिर एक नाजायज हिरासत का हथकंडा जो है वो यानी कि मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल्स को बनाने के लिए। अब ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, सोनी को अरेस्ट करना है, नवीद अरेस्ट हो गया। नवीद अरेस्ट होता है, उसको हम ट्रैक कर लेते हैं, उसका रिकॉर्ड मौजूद था। समझ रहे हैं? सोनी का भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। नवीद इसलिए पकड़ा गया पहले कि उसका रिकॉर्ड था, उसका हमारे पास एक हिस्ट्री मौजूद थी, क्यों डकैतियां करता रहा है वो, उस किस्म के वाकये उसकी उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए हमने उसे ट्रेस कर लिया और अरेस्ट कर लिया। अब एक जगह है, वहाँ पे तफ्तीश का सिलसिला जारी है, वहाँ तफ्तीश हो रही है, और उस तफ्तीश के दौरान सोनी भी अरेस्ट हो जाता है। ये नबी बख्श भट्ट की टीम ही, ये नबी बख्श भट्ट ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं रात को जाता हूँ, तफ्तीश करता हूँ, अपडेट लेता हूँ, सुबह नबी बख्श भट्ट आता है, वो आके मुझे कुछ बताता है, फिर शाम को। ये हमने तकरीबन कोई कितना टाइम फ्रेम था इसका? 24 घंटे में तो हमने पकड़ लिया था नवीद उर्फ नीदी को, और उसके कोई 7 दिनों बाद हमने पकड़ लिया था सोनी को। और अभी तक नवीद की गिरफ्तारी नहीं डालेगी? वो मैंने आपको मजबूरी बता दी है, आप मेरे मुंह से ना कहलवाएं ना। अच्छा जी, अब सर एक हादसा पेश आता है जिस वजह से ये वाकया मेरे जहन पे एक ऐसी छाप छोड़ के गया है कि जो शायद मुझे एंड ऑफ लाइफ तक भी नहीं भूलेगा। नवीद उर्फ नीदी और सोनी इकट्ठे बंद है, और अब हम केस की तैयारी कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, और अफसरान को बता दिया गया है, इंस्पेक्टर जनरल साहब को भी बता दिया गया है, मकतूल के वालिद साहब को भी बता दिया गया है, और सबको अब पता चल गया है कि हमने केस हल कर लिया है, मुल्ज़म गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। सब लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं, और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट वाकया भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो भी एक है। नवीद उर्फ नीदी फरार हो जाता है, यानी कि आप लोगों की हिरासत से नवीद उर्फ नीदी फरार हो जाता है। गिरफ्तारी अभी डली नहीं, लेकिन फरार है। अभी इनको अरेस्ट करना है, थाना लिटन रोड के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने, तफ्तीश उन्होंने मुकम्मल करनी है। हम तो SHO हैं, ऑपरेशंस आपने गिरफ्तार करके, हमने गिरफ्तार भी नहीं करना, हमने सिर्फ उनके हैंडओवर करना है। गिरफ्तारी उन्होंने डालनी है, और ये भी बकाया है। हम केस सारा तैयार कर रहे हैं, CCTV फुटेजेस निकलवा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, और सोनी की गिरफ्तारी के कोई 30 या 36 घंटे के अंदर अंदर नवीद उर्फ नीदी फरार हो जाता है। जब आपको पता लगा, आपकी क्या तासुरात हुए उस वक्त? ये मैं वही बताता हूँ आपको। नवीद उर्फ नीदी फरार कैसे हुआ?
वो फरार ऐसे हुआ कि मुलजमान के पाँव को कड़ियाँ लगी हुई थी और उनको लगा हुआ था चाइना का ताला। बड़ा महफूज जवानों की नज़र में, निगरानों की नज़र में। ये जिस जगह पे नवीद उर्फ नीदी बैठे थे और साथ सोनी, वो कहीं कारपेट ऐसे करके हिलता है, उसके नीचे से एक चाइना की चाबी निकलती है, ताले की। नवीद उर्फ नीदी वो चाबी उस ताले में इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है। जब उसको वक्त मिलता है वो चाबी उसमें लगाता रहता है, लगाता रहता है। कुछ 12-14 घंटे की मेहनत के बाद ताला खुल जाता है। नवीद उर्फ नीदी दोबारा ताला लगाता है और वो चाबी वैसे ही कारपेट के नीचे रख देता है। मौके की तलाश में। अब वो मौके की तलाश में है कि जब मुनासिब वक्त होगा तो मैंने यहाँ से फरार होना है। नवीद उर्फ नीदी रात गए, जब जवान बाहर लॉबी में बैठ के कुछ टीवी शीवी देख रहे थे और कुछ चाय शाय पी रहे थे, कुछ कैरम बोर्ड खेल रहे थे, बड़े सुकून में है कि वो लड़के कमरे में हैं और सत्ते खैरान है, उनकी तरफ से वो महफूज हैं, ताले शाले लगे इन्हें। नवीद उर्फ नीदी वो खोलता है ताला, सोनी फरार नहीं होता, सोनी नहीं हिलता। सोनी बाद में बताता है कि मैं क्यों फरार नहीं हुआ। उसने कहा जी मेरा ताला नहीं खुल रहा था, ये ताला सिर्फ नवीद का ही खुला था और ऐसे ऐसे खोला गया था, मेरा ताला नहीं खुला था। ट्राई मेरी भी जारी रही, बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे ताले को ये चाबी कामयाब नहीं हुई। नवीद उर्फ नीदी निकलता है, वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। नाहली है स्टाफ की, वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा, वरना चाहिए तो ये था कि वो जो दरवाज़ा, पिछला दरवाज़ा होता है जो बाथरूम का, उस दरवाजे को बंद कर देते, वो सेन में खुलता था। फॉलो कर रहे हैं? वो उस दरवाजे से निकलता है, सामने एक दीवार है, उस दीवार को वो जब छलांग लगाता है तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। वहाँ पीछे मुर्गियों का एक खुड्डा है, लिहाजा उसको छलांग भी लगाने की जरूरत पेश नहीं, उसके ऊपर चढ़ गई, आवाज़ भी नहीं आती, वरना तो छलांग लगाता तो आवाज़ आती, वो आवाज़ भी नहीं आती। यही बात में बड़ी परेशानी का बायस था कि वो भागा किधर से, ना किसी को आवाज़ आई, ना किसी घर वाले को आवाज़ आई, वो किस रास्ते से निकल गया। हम सब सोच रहे थे कि जी वो ये फ्रंट से निकल गया होगा। अब फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ था, जहाँ पे वो थे वहाँ फ्रंट पे कैमरा था, उस कैमरे में भी उसकी कोई मूवमेंट नहीं मिली। लिहाजा फिर पीछे जगह बचती है दो, एक राइट वाला घर, एक लेफ्ट वाला घर और एक बैक वाला घर। बैक वाले घर में जब हम वो खुड्डा देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये रास्ता इख्तियार किया गया, नवीद उर्फ नीदी फरार। अब वो वक्त आ जाता है जो आपने सवाल किया ना जी कि आप पे क्या गुजरी। फजर का टाइम है, सबसे पहली जो टीम है वो फ़ोन करते हैं नबी बख्श भट्ट को कि भट्ट साहब नवीद उर्फ नीदी फरार हो गया। अब ना हिम्मत हो रही है नबी बख्श भट्ट की, ना हिम्मत हो रही है उन जवानों की कि मुझे कैसे बताएं, और मैं गहरी नींद में हूँ, मैं अपने घर हूँ और सो रहा हूँ। ये बुलवाते हैं मेरे एक इंतहाई करीबी को, जो मेरा घर का बंदा था, जो मेरा ज़ाती मेरे घर का मुलाजिम था, ये उसको फ़ोन करते हैं, वो अपने घर में है। ये उसे कहते हैं कि खोखर साहब नू दस अपनी ज़बान च नवीद उर्फ नीदी भज गया। खोखर कहता जी मैं इत्थों तो नहीं दसदा, मैं पहले तुहाडे कोल आना, फिर गल करते हैं अगली। खोखर वहाँ पहुँचता है, वो सारा जायज़ा लेता है और फिर मुझे खोखर की कॉल रिसीव होती है 4:45 बजे, और वो सिर्फ इतना लफ्ज़ कहता है कि सर जी वो भज गया जी। कौन भजे है नहीं दसिया, लेकिन मुझे पता चल गया कि कौन भज गया है, मुझे ये पता चल गया कि कौन भज गया है। लिटरली कोई मुबालगा आ रही नहीं है, ये खुदा जानता है कि मैं अपने बेड से गिर जाता हूँ, ज़मीन पे गिर जाता हूँ फ़ोन सुनते सुनते। फ़ोन रखता हूँ साइड टेबल पे और वो करवट ली हुई है, मुझे नहीं पता मैं आधा बेड पे हूँ आधा नीचे हूँ, मैं मेरी कलाबाजी लगती है और मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ, मेरे औसान ख़ता हो जाते हैं। क्यों? मुझे अब हथकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे भी अब हवालात नज़र आ रही है, मुझे अपनी इज्जत दाव पे लगी नज़र आ रही है।
24 घंटे का अल्टीमेटम भी नजर आ रहा है। वो 24 घंटे का अल्टीमेटम बाद की बात है। लें सर, अब मैं पहुंचता हूँ, और ये जो वाक़या है ना, ये वहाँ पहुँचने वाला, ये भी मेरे लिए एक यादगार वाक़या है और मेरी टीम के लिए भी यादगार वाक़या है। मैं गाड़ी से उतरता हूँ, खोखर ही आके मुझे घर से लेता है, हम वहाँ पहुँचते हैं। अब वो गेट एंटर होके तो सब के सब जो हैं वो सामने लॉन में बैठे हुए हैं। गेट से लेके 10 मरले का घर था, वो लॉन क्रॉस करके मैं चेयर तक नहीं पहुँच सका कि मैं चेयर पे बैठ जाऊँ, मैं ज़मीन पे बैठ जाता हूँ। नबी बख्श भट्ट मुझे कहते हैं, सर जी हौसला करो, की हो गया जी तुझे? तो मैं कि यार बड़ी मुद्दत लगती है इज्जत कमान च, बड़ियां गल्लां होनियां ने, बड़े सवाल होने ने, बट सब जुल्म हो गया। तैयारी करो, टिफन कैरियर तैयार कर लो, रोटी करो आएगी। हथकड़ियां तैयार कर लो। हथकरियां जड़ियां ने अपनी ही तैयार कर लो, यही लानियां जे। अब वो कहता सर हुण अगला दसो करना की जे, तुसीं सानू डराई जा रहे हो। मैं कहना पुत्तर ये डरन वाली गल नहीं है, ते समझण वाली गल है, ते जुल्म हो गया। मैं किसी को डांटता नहीं, मैंने किसी पे अपना गुस्सा नहीं निकाला, मैंने सिर्फ एक एक नज़र देखा। नबील खान था और एक दो लड़के थे, मैंने उनकी तरफ और नबी बख्श भट्ट भी हो कि जिसको आप सिफारिश करके जिसको मैं सिफारिश पीसी से अपने पास लेके आए और इसी केस के लिए लेके आए और इसी केस के लिए लेके आया। मैं इन सब के चेहरों की तरफ देखता हूँ, इनकी भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बड़े परेशान हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि अब मुझे एक दफ़ा एसपी साहब से बात कर लेने दो, फिर कुछ करते हैं। यहाँ पे नबी बख्श भट्ट मुझे कहता है सर पहले इंज करिए, इधर टिकाने काबू कर लीजिए, नवीद उर्फ नीदी दे। अब इसका एक ठिकाना है, इसका घर जो चुंगी अमर चुंगी के करीब है, एक करीबी इसका चाचा रहता है, वहीं थोड़े से फासले पे उसका घर है। हम उन दोनों घरों पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा समझ गए ना? अभी आपने अफसरान तक की बात अभी नहीं मैंने पहुंचाई किसी को नहीं बताया। वक्त हो गया 7:30 बजे का, और आप इन दो जगहों पे पहुंच गए हैं। हमने वो घर जिसमें इसका जो घर था नवीद उर्फ नीदी का और नवीद उर्फ नीदी के चचा चाचा का, के घर जहाँ मुमकिन तौर पे वो आ सकता था। टाइम देखना ना जी कि इस असना में यहाँ मिल जाएगा। हमने तो ये अटेम्प्ट की थी कि मिल जाएगा, घर गया होगा, लेकिन वो घर नहीं जाता। 3-4 जवान एक घर में बिठा देते हैं, 3-4 जवान उसके चचा के घर बिठा देते हैं, और अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा बस आप लोग यहाँ बैठ जाएं, अगर वो आए तो उसको आप काबू कर लें। और मैं नबी बख्श को साथ लेके सीधा एसपी सिविल लाइंस मोहम्मद एहसन यूनुस साहब के घर चला जाता हूँ। वहाँ जाके बेल देता हूँ, उनका गार्ड बाहर आता है, उसे कहता हूँ कि साहब को बताएं कि बाहर SHO ओल्ड अनारकली आया है। ये सुबह 7-8 बजे का टाइम ये है। 7:30 का टाइम, ठीक है। कि जी SHO ओल्ड अनारकली आया है। वो कहता सर साहब तो अभी मतलब सो रहे हैं, इस वक्त तो नहीं मिल सकते। मैं कहता हूँ यार उन्हें बताओ भाई, मामला बहुत ख़राब है, बताओ। वो खैर जाके बताता है। अब सर भी बड़े परेशानी में कि यार ये सुबह सुबह SHO ओल्ड अनारकली खैर हो सही क्यों आ गया। बाहर आते हैं, कहते हैं हाँ भाई क्या हुआ। मैं कहा सर एक हादसा हो गया। क्या हो गया? मैं कहा सर वो नवीद उर्फ नीदी भाग गया। सर मुझे कहते हैं किस किस को बताया? मैंने कहा सर किसी को भी नहीं बताया, आपको बताया। मैंने कहा आपको पता है ना कि ये मामला कितना अहम है, और आप लोगों ने मेरी इज्जत भी दांव पे लगा दी, मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा सर अब फिर क्या करें? मैंने कहा आपके पास हैं 24 घंटे, एक और 24 घंटे। एक और 24 घंटे। इन 24 घंटों के अंदर अंदर अगर तो आप उसको पकड़ लेते हैं तो आप बच गए। बसूरत दीगर मुझे IG साहब को बताना पड़ेगा, और फिर ओल्ड अनारकली की हवालात होगी, और आप होंगे, और आपके हाथों में वही हथकड़ियां और होंगी। मुझे बड़े दुख से आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। मैं कहा सर ठीक है, ऑल राइट। मैं कहा दफा हो जाए। उनका टिपिकल स्टाइल एक मोहम्मद एहसन यूनुस का, दफा हो जाए। वहाँ से निकलते हैं, वापस आ जाते हैं चुंगी अमर से। तो अब ये जो नवीद उर्फ नीदी है, इसकी एक बहन है शादीशुदा, जो चुंगी दुगैज
ये कैंट वाली साइड पे शुमाली छावनी थाने का इलाका है, वहाँ पे रहती थी। घर वाले बताते हैं कि जी हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपसे तावन करेंगे, जो भी हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है आप लोगों के साथ, आप लोगों ने हमारे साथ भी कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की हुई, आपने लड़के को पकड़ा है, वरना पुलिस तो उजाड़ा कर देती है, आपने हमें भी कुछ नहीं कहा, आप इज़्ज़त एहतराम से लड़का ले गए हैं, तो हम आपके साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। उसका चचा हमारे साथ आता है, वो लेके जाता है हमें वो चुंगी दुगैज वाले घर, जहाँ पे उसकी चाचा वही जिसके घर पे पहले से आप लोग काबिज हैं, कब्जा काबिज, करके जी, बैठे हैं। वो हमारे साथ रवाना हो जाता है। वो जाके कहता जी मैं यहाँ आपको ले आया हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा, साड़ी धी भैन का घर है, पनवई अगे जलील हो जाएंगे, आपने बताना भी नहीं है कि घर मैंने आपको दिखाया या हमने आपको बताया, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, हम उसकी इज्जत रखते हैं, हम उसे कहते हैं तुम जाओ वापस। वो लड़के जो नवीद उर्फ नीदी के अपने घर मौजूद हैं, वो लड़के जो उसके चचा के घर मौजूद हैं, वो वहीं हैं। एक 6 लड़कों पे मुश्तमिल टीम मैं अपने साथ और एंगेज करता हूँ और उस घर की निगरानी शुरू कर देते हैं। दो वहां पे लड़के भी एक फील्डिंग लग जाती है। वहाँ फील्डिंग लगा देते हैं बाहर। उस घर का जो मालिक है बहनोई नवीद उर्फ नीदी का, वो उसको हम एतमाद में लेते हैं, लेकिन बस एतमाद में ही लेते हैं। वो हमें बताता है कि नवीद उर्फ नीदी ने कुछ पैसे मांगे हैं, उसे पैसे चाहिए, वो पैसे लेने के लिए शायद यहां आएगा। सर कुदरत देखें ना आप, सर खालिक कायनात की मर्जियां कैसे चलती हैं। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं और मुझे एक फोन आता है, एक कॉल रिसीव होती है अननोन नंबर से, वो पीसीओ का नंबर है और वो कॉल है नवीद की, नवीद उर्फ नीदी की कॉल है, फरार होने के बाद। फरार होने के बाद। वो कहता है सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं डर गया था कि पुलिस कहीं मुझे मार ना दे, मैं पेश हो जाऊंगा, मुझे कुछ 6-7 दिन का टाइम दे। कौन दे 6-7 दिन का? आपको खुद 24 घंटे मिले हैं। हमें खुद 24 घंटे मिले हैं, लेकिन मैं सर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे ना आपका चेहरा याद आ रहा है, मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि मुझे आपका चेहरा याद आ रहा है और मुझे आपके चेहरे से शर्म आ रही है। वो नंबर होता है दाता साहब का। नवीद उर्फ नीदी फरार होके सीधा दाता दरबार जाता है, वहां जाके नमाज अदा करता है, तौबा करता है, अल्लाह के हुजूर पेश होता है, दाता साहब पे दुआएं करता है। वो कहता है मुझे इशारा मिला है कि मैं आपसे राब्ता कायम करूं। सर आप यकीन करें, ये बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे लिए वो एक ऐसा लम्हा था कि मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट जाती, ये हादसा ना होता। ये हादसा एक तरफ और जिंदगी की सारी दौलत एक तरफ, क्योंकि एक जिंदगी का एक स्टेक आपका वो जो है ये वो बहुत बड़ा स्टेक था। वो कहता है सर मुझे इशारा मिला है कि मैं आपसे राब्ता कायम करूं, मुझे 6-7 दिन का टाइम दे दें, मैं इस केस में बेल करवाऊंगा और बेल करवा के आपके पेश हो जाऊंगा। मैंने उसे कहा ठीक है, ओके, वेरी फाइन। परेशानी है, लेकिन एक ये उम्मीद सी बन गई कि यार इस बंदे ने राब्ता कायम किया है। मैं फौरी तौर पे अपनी एक टीम को, एक सब इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ कि ये दाता दरबार पहुँच जाए। वो दाता दरबार पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अब फील्डिंग लग गई है, दाता दरबार की ड्यूटियाँ देख रहे हैं, गलियाँ देख रहे हैं, पीसीओ चेक कर रहे हैं, होटल चेक कर रहे हैं, सराय चेक कर रहे हैं। वो अपना उधर उन्होंने होमवर्क शुरू कर दिया। टाइम हो गया सर 11:30 पौने 12 बजे का। मैं नबी बख्श से कहता हूँ जो मेरे साथ ही गाड़ी में बैठा हुआ है, इस दौरान मैं वास्ता देता हूँ खालिक कायनात को, अपनी विंड स्क्रीन से मैं देख रहा हूँ आसमान की तरफ और मैं कहता हूँ कि या अल्लाह तू है ना, बेशक मैं तेरा बंदा हूँ, मौला मैं तेरा ही बंदा हूँ, ऐसे ना कर। सर वो लम्हा है जब मुझे ख्याल आता है कि मेरी तो सारी की सारी टीम भूखी है और पता नहीं कब के भूखे हैं।
सुबह से तो ये वाक़या पेश आ गया हुआ है, ना उन्होंने नाश्ता किया है, ना चाय पी है, पिकटों पे लगे हुए हैं। मैं नबी बख्श से कहता हूँ कि नबी बख्श यार साढ़े नाल तो जिहड़ी होनी है सो होनी है, मुंडियां नूं नाश्ता करा दईए। वो उस जगह से हम निकल के बिल्कुल सामने गली के बिल्कुल मेन रोड है, वहाँ सामने ही एक होटल है, वहाँ से मैं लस्सी बनवाता हूँ, कुछ नान कुलचे लेता हूँ, कुछ चने लेता हूँ, ये पैक करवा के मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन परेशानी का आलम चौधरी साहब ये है कि मैं जब वहाँ वापस आता हूँ और अपने पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता हूँ, भूल गए कि नाश्ता भूल लिया गया है, कि मैं भूल गए नाश्ता कि लिया। नाश्ता देना है। मैं ये भूल गया हूँ कि मैं नाश्ता लेके आया हूँ, और फिर मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ मुसलसल, हम कलाम हूँ, डायरेक्ट अपने रब से हम कलाम। अचानक ख्याल आया कि यार पीछे तो नाश्ता पड़ा हुआ है। मैं कह नबो यार मुंडिया नूं नाश्ता करा लीए। ले सर, एक पॉइंट राइट साइड पे सड़क जा रही है, उस पे पिकेट खड़ी है, 2 लड़के हैं। एक बिल्कुल जो सीधी सड़क जा रही है उसके एंड पॉइंट पे एक ऐसे करके गला है, जैसे गले नहीं होते अमूमन राह गुजर होती है, वो है। वहाँ पे 2 लड़के खड़े हैं। एक लेफ्ट साइड पे जो उस घर को रास्ता आ रहा है उसके चौक में 2 लड़के वहाँ खड़े हैं। ये 6 जवान हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हैं और 2 हम हैं। मैं सर सबसे पहले राइट साइड पे जाता हूँ, उनको मैं एक लिफाफा पकड़ाता हूँ। मैंने कहा भी बेटा जो होनी है सो होनी है, नाश्ता तो करो। नाश्ता करो। लेफ्ट वालों के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ ला पुत्र नाश्ता करो। सामने जो पिकेट है वो थोड़े फासले पे है, इसलिए मैं उसको आखिर में इंतखाब करता हूँ। वहाँ पहुँचता हूँ, उन लड़कों को उस गले पे नाश्ता देता हूँ, और वहाँ से गाड़ी में, जैसे वो गाड़ी का एक होता है ना मोमेंटम होता है, पहले पीछे करता हूँ, फिर थोड़ी आगे करता हूँ, फिर टर्न करता हूँ। और जब मैं गाड़ी को टर्न करता हूँ तो नबी बख्श मुझे कहता है कि सर जी ज़रा अपने शीशे जो पीछे वेख्या जाए तो क्यों हाँ कौन है, मैनू वो ही लग रहा है। बस इतना कहा कि मैनू ओही लग मैनू रहा है। नहीं, लफ्ज नबी बख्श के मैं बोल रहा हूँ, उवा। उन्होंने कहा सर जी मैनू उवा ही लग रहा है। गुजरात का है ना, तो उनके एक अपनी लैंग्वेज है। मैं अपने साइड मिरर से देखता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ साहब ये हुई जे, कहता पक्का हो गया ना सर, मैनू भी वही लग रहा है। नवीद उर्फ नीति। नवीद उर्फ नीति। ते सर जी हुण बस हुण फिर वेख लो कि की करना है। ये किते पछाण ना लवे, किते तक ना लवे, जे इन्हें तक लिया तो इन्हें दौड़ जाना है। मैं कहना यार इत्थे ना रब दे फरिश्ते नाल आए नहीं, ये एवें नहीं आ गया। तेरा हौसला। मैं क्या बेटा अल्लाह खैर करेगा। नहीं सर, इस असना में वो मेरी गाड़ी के पास से, दरवाजे के बिल्कुल पास से क्रॉस करके मेरी गाड़ी को क्रॉस कर जाता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, चौधरी साहब मैं उसके ऊपर ही गिर जाता हूँ। जैसे बंदा कोई 1.5 मन की बोरी गिरती है ना, मैं उसके ऊपर औंधे मुंह गिर जाता हूँ। जैसा प्यासा पानी की तरफ लपकता है, वो भी नीचे है और मैं उसके ऊपर हूँ औंधे मुंह। नबी बख्श, वो हमारे पास अमेरिकन कड़ियाँ थी, नबी बख्श गाड़ी से वो कड़ी निकालता है, उसको हम उल्टी हथकड़ी लगा लेते हैं, और मैं वहाँ से मोहम्मद एहसन यूनुस साहब को फ़ोन करता हूँ। मैं कहता हूँ सर नवीद उर्फ नीति फड़े आ गया जी। उन्होंने कहा फिर दौड़ा दो। मैं कहा नहीं सर अब तो हिम्मत नहीं है, अब तो हम सर इसको लेके जाएंगे और सीधा हैंड ओवर करेंगे सर इन्वेस्टिगेशन विंग के, अब आगे मजीद तफ्तीश नहीं करनी। लालच होता है कि जनाब इससे मजीद कोई डकैतियाँ निकालेंगे, मजीद भी कोई गैंग और गैंग निकलेगा, और गैंग मेंबर निकलेंगे, ये आप समझते हैं बिल्कुल सही है। मैं कहा सर अब तो हम इसको हैंड ओवर करेंगे। अब यहाँ पे सर एक पॉइंट है, सब लोग जिंदा हैं, मियाँ मकसूद साहब एक है शख्सियत है, बस इतना ही बताऊंगा। वो मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आप कहाँ हैं। मैं कहता हूँ मैं घर हूँ। वो कहते हैं सर मैं आपके घर आ रहा हूँ। जी आए, बिस्मिल्लाह। याद है मुझे अच्छी तरह से, इतवार का दिन है, दोपहर का वक्त है, मियाँ साहब तशरीफ लाए। उन्होंने कहा सर साडा बड़ा नुकसान होया, साडा हीरियां वर्गा पुत्र मार छड़िया इन्होंने। उनके साथ वो साहब भी हैं जिनका वो बेटा है, जिनका वो लखते की जिगर कत्ल हुआ है। वो कहते हैं सर हम ना कुरान पाक पे रख के आपको पैसे देते हैं, इसको मार दें। मैं मियाँ साहब के चेहरे की तरफ देता हूँ, हल्की सी मुस्कुराहट देता हूँ। वो कहते हैं कि सर असी ना तुहाड़ियां टिकटां कराने हैं,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ। इनका पुलिस मुकाबला करती हो। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜੀ। मैंने कहा कि ये जो भी आप ऑफ़र दे रहे हैं, ऑफ़र बहुत बड़ी थी, मैं आई डोंट वांट डिस्क्लोज, बहुत बड़ी ऑफ़र थी, शायद लाइफ टाइम में वो अचीवमेंट अवार्ड आप समझ लें। मैंने कहा जी बात इस तरह से है कि इसको आप ज़रबें भी दे दें ना तो ये नहीं होना। हाँ, एक मशवरा आपको देता हूँ, उस पर आप अमल करें। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपकी मन मर्जी की सज़ा होगी, ये बचेगा नहीं। फिर वो जो तरीक़ाकार था, उस तरीक़ाकार के मुताबिक उनको मशवरा दिया, वो उनकी मेहरबानी कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़िंदा सलामत है सब लोग आज भी। इट इज़ नॉट एट ऑल अ स्टोरी, मतलब ये स्टोरी नहीं है, ये वो हकीकत है जो मेरे यहाँ पे लगी हुई है, और क़यामत के दिन तक नहीं भूल सकती। ये वो लम्हा था जिस लम्हे को मैं आज भी सोचता हूँ, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे रब ने, मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने कैसे मुझ पे एहसान अजीम किया जिसका मैं देना क़यामत वाले दिन तक नहीं दे सकता। मैं तो अपने रब की इसी मेहरबानी को दोहराता रहूँ और शुक्र अदा करता रहूँ तो ये शायद कम होगा। लेकिन सर उसका हमने एज अ स्पेशल केस, जो मैंने उनको तरीक़ाकार बताया था, उसके मुताबिक वो केस फाइल तैयार करवाई और फाइनली वो सज़ा हुआ। उसे उसमें सज़ाए मौत हुई एंड लेटर ऑन फिर वो उसमें गालबन उम्र कैद में तब्दील हो गई। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मैंने लेटेस्ट, वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। तो ये एक नाकाबिले फरामोश चॉइस ऑफ वाक़या था जो बताते हुए भी मैं एक दफ़ा उन्हीं लम्हात में वापस चला गया और मैं पता नहीं किस लम्हे में यहाँ से वापस निकलूँगा। बिल्कुल, ये वाक़या जैसे आपने बताया, एक ऐसे शख्स के मुंह से सुनना कि जो खुद तमाम चीज़ों को में इन्वॉल्व रहा हो, यानी कि एक होती है कहानी, एक होती है दास्तान, लेकिन क्योंकि आपने तमाम चीज़ें जो है वो खुद देखी हैं, खुद इसका आप किरदार रहे हैं, तो आपसे सुनना मेरे लिए, मेरे नाज़रीन के लिए बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये। और आपसे जो है वो इस यानी कि एक्सप्लेन नहीं हम कर सकते कि कैसा जो है वो ये, क्योंकि ये बहुत कम लोग इस किरदार को जानते हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो इस किरदार की, इस कहानी से जो है वो वाकिफ़ हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मज़ीद भी हम जो है वो चीज़ें सुनते रहेंगे, क्योंकि नाज़रीन लाहौर शहर की में जो है, लाहौर शहर ने अपने अंदर बहुत सी दास्तानें समो रखी हैं, बहुत सी कहानियाँ लाहौर शहर के अंदर, बहुत से किरदार जो हैं वो ऐसे हैं जिनको अनफोल्ड करना अभी बाकी है। अपने आने वाले पॉडकास्ट में हम एक नया किरदार, एक नई कहानी, एक नई शख्सियत की के जो है वो हवाले से उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट से मुझे और मेरे मेहमान साबिक CIA ऑफिसर को इजाज़त दीजिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।